हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 13 सितंबर 2021। तो 13 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी वहां पर दिया हुआ है। आप हमें वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां है। यह आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के चल रहे उत्सव का हिस्सा था। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अब यह दिवस उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो हम लोग उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड यह है भारतीय मैप में उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ का न्यू गवर्नर बने हैं। बेबी रानी मौर्य यहाँ का पहले गवर्नर हुआ करती थी, लेकिन अचानक इस्तीफा के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है उत्तराखंड राज्य का। पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। इससे पहले तीरथ सिंह रावत जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। यहाँ पर 5 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है तथा 70 विधानसभा सीट है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू हुआ है? तो हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का पहला प्लांट शुरू करने वाला देश है ऑप्शन बी, यानी कि आइसलैंड। आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए शुरू दुनिया के सबसे बड़ा संयंत्र का संचालन हो रहा है। इस संयंत्र का नाम ओरका है, जिसका अर्थ आइसलैंड सन में एनर्जी यानी ऊर्जा है। यह प्रति वर्ष 4000 टन CO2 तक सोख लेगा। जान लेते हैं इस संयंत्र के बारे में। हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर की गहराई तक भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा, जहां इसे चट्टान में बदल दिया जाएगा। स्विस स्टार्टअप क्लाइम वर्क्स एजी के साथ साझेदारी में आइसलैंडिक कार्बन स्टोरेज फर्म कार्बफिक्स द्वारा सुविधा विकसित की गई है, जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में माहिर है। लॉन्च की गई तकनीक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण बन सकती है। अब बात हुई आइसलैंड के बारे में, तो हम लोग आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। यहाँ का करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना तथा आइसलैंडिक यहाँ का लैंग्वेज है। यहाँ का प्रेसिडेंट है गुओनी थोरासियस जोहानसन। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड आइसलैंड देश। यह है इंडिविजुअल मैप आइसलैंड का, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैओफेन यानी GOFN 502 का सफल लॉन्च किया है? तो यह सफल लॉन्च करने वाला देश है ऑप्शन सी, यानी कि चाइना। चीन के शांक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च फोर्सिल रॉकेट पर लोड करके एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैओफोन 502 अंतरिक्ष में सफलपूर्वक लॉन्च किया है। गैओफोन 502 उपग्रह चीन के गैओफोन पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला में 24वां है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है और इससे प्राकृतिक संसाधनों की भी निगरानी का बढ़ावा देता है। अब जान लेते हैं इस गैओफोन 502 के बारे में। गैओफोन 502 एक हाइपर स्केलेटल उपग्रह है, जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा, ताकि देश के वातावरण, पानी और भूमि की हाइपर स्केलेटल अवलोकन क्षमता में सुधार किया जा सके। अब बात हुई है चीन के बारे में, तो हम लोग चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ का करेंसी चाइनीज युआन है। मांदरिन यहाँ का लैंग्वेज है तथा इंग्लिश भी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है मांदरिन। यहाँ का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जी। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड चाइना देश।
जो कि भारत के ऊपरी हिस्सा में स्थित है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता भारत ने की है। तो भारत में अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। भारत के नेतृत्व करने वाले शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेशनस है, यानी कि ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग था। भारत द्वारा चुनी गई थीम्स ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ को दर्शाती है, जिसे 2021 में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने बिल्ड बैक रिसाइलेंसली, इनोवेटिवली, क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली के आदर्श वाक्य के तहत ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। तो बात हुई है ब्रिक्स के बारे में, तो हम लोग ब्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें देशों का नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यह है ब्रिक्स का लोगो। ब्रिक्स में 5 सदस्यीय देश है। इसमें फंड जारी करने वाला देश यही 5 देश है। इसका हेडक्वार्टर ब्रिक्स टावर में है तथा इसकी स्थापना जून 2006 में की गई थी। इसका पॉलिटिकल पर्पस है तथा इसका फंडिंग तो बताएंगे हम लोग कि मेंबर स्टेट करते हैं, यानी कि इसमें जो जो देश इसके मेंबर हैं, यानी 5 देश मेंबर हैं ब्रिक्स का, ये लोग फंड करते हैं। तो इतना बात हम लोग जान लिए ब्रिक्स के बारे में भी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोसियाई के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ग्रीस मुर्मू को यह अध्यक्ष चुना गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग जीसी मुर्मू को 2024 से 27 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान यानी कि ASOSAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मुर्मू को 56वें शासी निकाय द्वारा चुना गया था। एसोसियाई के बोर्ड और उसी के लिए एसोसियाई के 15वीं असेंबली द्वारा मंजूरी दी गई थी। भारत 2024 में एसोसियाई की 16वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। जान लेते हैं एसोसियाई के बारे में। एसोसाई सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट यानी कि इंटोसाई के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूहों में से एक है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक ऑडिट के क्षेत्र में विचारों और अनुभव के आदान प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अल सल्वाडोर बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह कानूनी तौर पर अपने देश में दुनिया का पहला देश है जो अपना मुद्रा यानी कि देसी मुद्रा मतलब पहला जो राष्ट्रीय मुद्रा कहलाता है वो अपना स्वीकार कर लिया अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को। बात हुई है अल सल्वाडोर के बारे में, तो अल सल्वाडोर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अल सल्वाडोर, इसकी राजधानी है सन सल्वाडोर, कॉलोन US डॉलर तो यहाँ का करेंसी है। स्पेनिश यहाँ का लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट यहाँ का है नाइब बुकेले। यह है वर्ल्ड मैप में यहाँ पर रेड कलर से हल्का सा डिनोटेड अल सल्वाडोर कंट्री। यह कैरिबियन सी के नियर में पड़ता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किसने N59 प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फाइनसर्व के साथ समझौता की है यानी कि साझेदारी की है? तो फाइनसर्व के साथ साझेदारी करने वाला है NPCI यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड स्टैक N59 लॉन्च करने के लिए फाइनसर्व इनकॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है। N59 फिनटेक और बैंकों के लिए रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक सेवाओं का एक तैयार स्टैक है और फिनटेक को बैंक प्रायोजित क्रेडिट कार्ड बनाने में सक्षम करेगा। यह बैज यानी कि बैंकिंग एज ए सर्विस प्रोग्राम है। जान लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। प्लेटफॉर्म N59 प्लेटफॉर्म फाइनसर्व के फर्स्ट मिशन TM क्लाउड आधारित ओपन API इंटीग्रेशन के साथ संयुक्त NPCI नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके रुपे कार्ड यानी कि नेशनल कॉमन मोटेबिलिटी कार्ड सहित को शक्ति प्रदान करेगा। अब जान लेते हैं NPCI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में। इसके MD और CEO है दिलीप असबे। इसके मुख्यालय है मुंबई में तथा इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय रूपाणी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री से पद की इस्तीफा दे दी है? तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाला
मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। ये पहले से गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इमेज में विजय रूपानी, उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को इस्तीफा सौंप दिया है। गांधीनगर में हुई एक बैठक के बाद गुजरात में घटनाक्रम की हड़बड़ी के बाद इस्तीफा आया है। पीएम मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास यानी गर्ल हॉस्टल का भूमि पूजन करने के तुरंत बाद वह राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा आचार्य देवव्रत को सौंप दिया। तो दोस्तों अब बात हुई गुजरात के बारे में, तो जान लेते हैं गुजरात के बारे में। यह है मैप में गुजरात, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है, आचार्य देवव्रत जी यहाँ का राज्यपाल है, मुख्यमंत्री तो यहाँ का पेंडिंग में है, यानी कि यहाँ का मुख्यमंत्री का पद अभी सोचा जा रहा है कौन सा पद। इसका मुख्यमंत्री भी सिलेक्ट कर दिए गए हैं, इसका जिक्र हम लोग अगले प्रश्न में करेंगे। यहाँ पर 26 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है तथा 182 विधानसभा सीट है। गिर नेशनल पार्क तथा मारीन नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भूपेंद्र पटेल। यह इमेज में भूपेंद्र पटेल, बीजेपी एमएलए भूपेंद्र पटेल नेम्ड एज ए न्यू गुजरात चीफ मिनिस्टर आफ्टर विजय रूपानी, यानी कि विजय रूपानी के बाद बीजेपी एमएलए भूपेंद्र पटेल को नए गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में नामित किए गए हैं। यह इमेज में भूपेंद्र पटेल, इनका उम्र लगभग 59 वर्ष हो रहा है। यह डिप्लोमा किए सिविल इंजीनियरिंग से। यह गुजरात के सीएम के रूप में अपॉइंट किए गए हाल ही में कल के दिन। और परसों के दिन यानी आज से 2 दिन पहले विजय रूपानी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था विजय रूपानी को। तो दोनों के बारे में जान लिए, किसने इस्तीफा दिया तथा किसने नामित किया गया नए चीफ मिनिस्टर के रूप में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। गुजरात के बारे में तो हम लोग जान ही लिए, भूपेंद्र पटेल यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल। तथा अन्य गुजरात के बारे में बात करें तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी जाने। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। यह इमेज में इकबाल सिंह लालपुरा, पूर्व आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पंजाब के रहने वाले हैं और उन्होंने सिख दर्शन पर कई किताबें लिखी है। उन्होंने राष्ट्रपति के पुलिस पदक, मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक, शिरोमणि सिख साहित्यकार पुरस्कार और सिख विद्वान पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं तथा इसके अध्यक्ष चुने गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। इतना बात हम लोग जान लिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह उदय भाटिया के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में यह पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। यह पुस्तक आप इसे देख लीजिए, पुस्तक का ऊपर पृष्ठ दिया हुआ है यहाँ पर। उदय भाटिया द्वारा लिखित नई पुस्तक का शीर्ष तो हमने बता ही दिया कि बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। पुस्तक राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, विशाल भारद्वाज और सौरभ शुक्ला से संबंधित है। उदय भाटिया दिल्ली में मिंट लाउंज के साथ फिल्म समीक्षक है। उन्होंने इससे पहले टाइम आउट दिल्ली और द संडे गार्जियन के साथ काम किया है। उनका लेखन द कारवां, जीक्यू, द इंडियन कटली, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू बिजनेस लाइन में छपा हुआ है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व आईएएस अधिकारी और प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कोड का विमोचन किया है। यह पुस्तक उन उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगी जो नए उद्यम स्थापित करने के लिए पर्यावरण से संबंधित कानूनों और विनियमों को पूर्ण जानकारी से वंचित थे। इस पुस्तक से छात्रों, विधि शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को भी लाभ होगा। अब बात हुई है मनोहर लाल खट्टर यानी कि हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा के बारे में बात हुई तो हरियाणा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में हरियाणा राज्य, यहाँ पर छोटा सा एक यूटी है दिल्ली जो यहाँ पर आपको दिख रहा है।
चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ का गवर्नर है। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ का सीएम है। 10 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है, तथा 90 यहाँ पर कुल विधानसभा सीट है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम है कलेश्वर नेशनल पार्क तथा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह निदेशक तेजस चौहान को नियुक्त किया गया है। यह इमेज में तेजस चौहान अपॉइंटेड रीजनल डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरव्यूशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरव्यूशन के नए रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं तेजस चौहान। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने न्यू ग्रीन वीजा लॉन्च किया है? सॉरी, रिपीट यहाँ पर लिखा गया है, न्यू ग्रीन वीजा लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह न्यू ग्रीन वीजा लॉन्च करने वाला देश है ऑप्शन बी, शायद 5 सितंबर को ही इसने लॉन्च किया है। यूएई। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसे जरूर बताएं। यूएई लॉन्चेड न्यू रेजिडेंशियल गाइडलाइंस फॉर फॉरेनर्स विया ग्रीन वीजा। इसके बारे में यहाँ पर पूरी तरह से दिया हुआ है। यह है नज़ारा यूएई का। अब चलते हैं, बात हुई है यूएई के बारे में, तो यूएई के बारे में, यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। अबू धाबी इसका राजधानी है। यूएई दिरहम यहाँ का करेंसी है। अरबिक यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तथा प्राइम मिनिस्टर यहाँ के यहाँ शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तम। इतना बड़ा नाम है इनका प्राइम मिनिस्टर का। यूएई देश है। यहाँ पर जो पीला कलर से यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यह है इंडिविजुअल मैप यूएई का। यह है वर्ल्ड मैप में यूएई जो कि रेड कलर से डिनोटेड है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड किसने जीता है? तो 12 वर्षीय अयान संकता ने इस पुरस्कार को जीता है। यह है अयान संकता, मुंबई के रहने वाला है। मुंबई अयान संकता विंस 2020 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। A 12-year-old environmental activist Ayan Sankta from Mumbai, India has been named as a 2021 International Young Eco Hero Award winner. एक 12 वर्षीय इन्वायरमेंटल एक्टिविटी जिनका नाम है अयान संकता, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, इनको नामित किया गया इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड विनर के रूप में 2021 के रूप में। आप इन्हें देख सकते हैं इमेज में, यह 12 वर्ष के हैं। कौन है अयान असंका? इस पुरस्कार के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अयान संकता इज ए 12 years old environmental activist who lives in Powai, Mumbai, India. Ayan, while going to Powai lake cleaning drives every Sunday, noticed that the deteriorating state of Powai lake due to the dumping of garbage. In an attempt to save the lake, Ayan began the project Conservation and Rehabilitation of पोवाई लेक। मतलब इन पोवाई लेक को प्रत्येक संडे को साफ करने जाते थे और करते करते इन्होंने साफ भी कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें खास करके यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दिया गया है यंग इको हीरो अवार्ड 2021 के रूप में नामित किया गया है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर टू विन पैरालंपिक मेडल? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सुहास यतिराजी। सुहास यतिराजी एक आईएएस ऑफिसर है। यह अभी वर्तमान में नोएडा के एक जिले के डीएम भी हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है। यह सुहास यतिराजी आईएएस ऑफिसर है, हम लोग जान लिया। तथा इतिहास में यह पहला आईएएस अधिकारी है जिसने पैरालंपिक पदक जीता है। यह सिल्वर मेडल जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? इंडिया टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ द कंट्री? देयर आर 4 ऑप्शन आर गिवन, तमिलनाडु, असम, चंडीगढ़, दिल्ली। यू हैव टू चूज एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब आपको इस प्रश्न के लिए सही जवाब चुनना है तथा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तथा आशा करता हूं आप कल के प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से दिए होंगे। तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप सीरियल वाइज से लिखा कीजिए ताकि आपको ध्यान में डेज रहे। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे वीडियो प्रतिदिन दिखते होंगे तो आशा करता हूं आपको हेल्पफुल जरूर होगी। तथा प्रत्येक संडे को जो रिवीजन क्यूज होता है, आप उसमें क्यूज में सभी प्रश्नों को जवाब देने में सक्षम होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें।
चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।